चल बोलना। देख मैंने 10 में खरीदी किया था, चल तू 7 में ले ले, चल। 5 दूंगा। तू भी क्या याद करेगा, 5 में दे दिया, देख ले ले। एक अच्छा सौदा, एक बढ़िया मोबाइल फोन। खरीदार ने इस मोबाइल फोन के कोई कागजात नहीं मांगे। बेचने वाले से ये बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या ये मोबाइल फोन उसका है या किसी और का। एक बिना कागजात का सेकेंड हैंड मोबाइल फोन अगर किसी को 1/3 दाम पर मिल रहा है तो वो सौदा अपने आप में एक दस्तक है, एक वार्निंग है कि क्या ये मोबाइल फोन सही जगह से आया है या फिर जुर्म के दलदल से। हट जाओ, पीछे आइए, हट जाओ, चलिए पीछे पीछे। नहीं सर, बॉडी पर कुछ नहीं, पहचान का एक भी सुराग नहीं। ठीक है, एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर तुम यहाँ वहाँ सर्च करना, सब जगह देखना। सर मैंने पूरा एरिया छान मारा, कोई भी इस आदमी को नहीं जानता था और मर्डर के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं। एफआईआर दर्ज कर दिया साहब, लावारिस लाश। न्यूज़पेपर से कोई रिस्पॉन्स? नहीं साहब, कोई आगे नहीं आया। बोले पर इस आदमी के पीछे कोई ना कोई तो होगा जरूर। खूनी ने सबूत मिटा दिए तो उसे ऐसे लग रहा है कि जुर्म खत्म हो गया। उसने अपनी दुश्मनी निकाल दी तो उसे ऐसे लग रहा है कि दुश्मनी खत्म हो गई। वो गलत सोच रहे हैं। अब वो कानून का दुश्मन है और इस आदमी के परिवार का दुश्मन है जो इसके गायब होने पे परेशान होंगे। मोरे, हमें खूनी को ढूंढ निकालना है। नहीं साहब, कुछ भी नहीं है। हत्या करने वालों ने पीड़ित की पहचान करवाने वाले हर सुराग को मिटाने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि शक की सुई उन पर कभी नहीं घूमेगी, लेकिन एक छोटा सा दर्जी का लेबल रह गया था। पुलिस को अब इतना पता था कि पीड़ित की शर्ट पुणे के कोथरूड इलाके के किसी दर्जी से सिलवाई गई थी। कोथरूड सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है। इसकी आबादी लगभग 3 लाख की है। इस विशाल नगरी में एक छोटे से सुराग को लेकर पुलिस निकल पड़ी इस लावारिस लाश को एक नाम देने और इस जुर्म की कहानी को ढूंढने। साहब कोथरूड के पूरे इलाके में हर दर्जी की दुकान को ट्रैक करने में न जाने कितने दिन जाएंगे, बहुत सारे आदमी भी लगेंगे। नहीं मोरे, 3-4 दर्जियों से काम चल जाएगा। इस कोथरूड के पूरे एरिया को पहचानो। 3 इलाके हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इन सभी एरिया में से एक दो दर्जी की दुकानें ट्रैक करो और सभी को क्वेश्चनिंग के लिए बोलो। साहब लेबल पर कोथरूड के अलावा मोहन भी लिखा हुआ है। इसका मतलब या तो इस टेलर का नाम मोहन है
या इसकी दुकान का नाम मोहन है। जिन दर्जियों का हम क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे उनमें से किसी ना किसी ने तो मोहन टेलर का नाम जरूर सुना होगा। एक चांस लेकर देखते हैं। ए लेबल तो बहुत सस्ता है साहब, कोई बड़ी दुकान नहीं होगी, शायद होगी भी नहीं, शायद कोई घर से काम करता रहेगा साहब। मोहन नाम के किसी टेलर को जानते हो? नहीं साहब। हाँ साहब, ये नाम मैंने सुना है कभी। किससे? मेरे पास एक चेतन नाम का कारीगर काम करता था। उसने कहा था उसने किसी मोहन मास्टर के यहाँ काम सीखा था। ये चेतन कहाँ मिलेगा? अभी वो मेरे टच में नहीं है, लेकिन हाँ उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास। हाँ जी. हॅलो चेतन, दिनेश बोलतोय. दिनेश दादा नमस्कार. खूप दिवसांनी आठवण काढली. अरे तू जरा सासवड पोलीस स्टेशन आ सकता है? पोलीस स्टेशन कशाला दादा? ये तो मोहन मास्टर का लेबल है. मोहन क्या? मोहन पिंगले. दुकान क्या है उसकी? वो घर से काम करता है. हाँ साहब, ये लेबल तो मेरा ही है। मतलब जाहिर है कि ये शर्ट आपने सी है। हाँ साहब। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं ये शर्ट है किसकी? नहीं साहब, ये अपना रोज का ग्राहक नहीं है। होता तो मालूम हो जाता है, इसकी डिटेल यहाँ पे होती ना। हाँ, पर ये आपके ग्राहक तो है ना? अब एक बार कभी आया होगा, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, 1000 आदमी आके चले गए, किस किस को याद रखूँ साहब? ये देखिए, ये स का निशान बनाया है। ये स क्या होता है? ये स आप ही ने बनाया है? साहब ये मेरा निशान नहीं है। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ज्यादातर ऐसा निशान धोबी बनाते हैं। टेलर का लेबल अपना काम कर गया था, लेकिन कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। एक अंधी गली से तहकीकात अब दूसरी अंधी गली में धकेल दी गई। अब पुलिस का सुराग था एक धोबी का निशान। साहब, किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं और न्यूज़पेपर के ऐड का भी कोई रिस्पांस नहीं। मुझे लगता है लाश का क्रियाक्रम कर देना चाहिए। शायद ये आदमी इस इलाके का था ही नहीं। शायद ये यहाँ काम करता था या फिर किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ तो स्टोरी होगी मोरे, हमें वो ढूंढ निकालनी। तुम्ही डायल केलेला नंबर सध्या स्विच ऑफ आहे. बात हुई क्या? नहीं गाई, अभी फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे ना डर लग रहा है मंदार। तेरे बाबा 2 दिन में एक बार तो फोन करते ही है ना रे। अरे दूर का भाड़ा मिला होगा आई। ऐक ऐक, कल पुन्हा जाके आना. ठीक है, जाऊन येतो. हो दादा, मला सांगा सखाराम कुठे आहे? सखाराम ते समोर आहेत ते? सखाराम? हाँ सर। सखाराम हो, इसको देखो.
हो साहब, ये कपड़े हमारे इधर आते धोने के लिए। देखो सकारम, जिस आदमी के बदन पर यह कमीज थी ना, उसे मार दिया गया और हम उसकी पहचान करने में लगे। कुछ बता सकते हो? मैं कैसे बता पाऊंगा सब? फिर कौन बता पाएगा? श्याम तावड़े बता पाएगा सब। कौन श्याम तावड़े? उसकी छोटी सी लॉन्ड्री सब, उसके कपड़े यही आते धुलाई के लिए। उसी का ये स का निशान है। अच्छा, ये स का निशान सिर्फ श्याम तावड़े बनाता है या और कोई बनाता है? नहीं साहब, ऐसे छोटे मोटे लॉन्ड्री वाले सब बनाते हैं, लेकिन ये स का निशान सिर्फ श्याम तावड़े ही बनाता है। ये मैं पहचानता हूँ सब। कहाँ है उसकी लॉन्ड्री? भांडारकर रोड पे सब। नमस्कार काकू, मी मंदार, रामराव खरड़े का लड़का जो यहाँ रहते। अरे हाँ हाँ, खराड़े भाव को जानती हूँ मैं। बाबा का फोन नहीं लग रहा है काकू, आप बता सकते कहाँ गए होंगे? नहीं रे, अरे 2 दिन से मैंने भी देखा नहीं है उनको। कहीं पुणे के बाहर का भाड़ा लग गया होगा। आ जाएंगे, टेंशन नको घेऊस। आएंगे तो बताएंगे आप फोन करने को। हाँ, तू टेंशन घेऊ नकोस रे पोरा, येतील तुझे बाबा। होय सर, ये निशान मेरा ही है। स से श्याम तावड़े, माहित सर। ग्राहक कौन है? रामराव खरडे, टैक्सी ड्राइवर है सर। होय साहब, यही खरडे भाऊ है। रहते कहाँ थे? पुंडलिकवाड़ी, कोथरूड के पास में है सर। या सर। या साहब, ये रहा उसका घर। 2 दिन से कपड़े भी नहीं आए साहब। पड़ोस में पूछते साहब। अपन पुलिस, ये रामराव खरड़े आपका पड़ोसी अकेला रहता है? हाँ, खोली भाड़े पे ले रखी है उन्होंने। बीवी बच्चे गांव में रहते हैं। लेकिन साहब, क्या बात है? गांव कहाँ है? वेल्हे गांव। कुछ गड़बड़ है क्या साहब? नहीं, सवेरे मंदार भी आया था। खरड़े भाव का लड़का अपने बाबा को ढूंढ रहा था। लई टेंशन में था साहब। बोल रहा था 2 दिन से उनके बाबा ने फोन नहीं किया घर में। मंदार का नंबर है आपके पास? हाँ है, लेकिन साहब बात क्या है? हेलो। हेलो, मंदार खरड़े? हाँ बोलते हैं। आप PSI मोरे बोल रहा हूँ, सासवड़ पुलिस स्टेशन से। सुनो, एक काम करो, तुम ताबड़तोड़ पुणे लौटाओ। क्यों सर, क्या बात है? वो तुम्हारे बाबा रामराव खरड़े बॉडी हमें कातरज हाईवे के पास मिली। 2 दिन से हम इतने परेशान थे, बाबा का फोन भी नहीं लग रहा था। आज सुबह ही मैं बाबा की खोली पर जाकर आया। तुम्हारे बाबा तुम्हें फोन कहाँ से करते थे? सेल फोन था उनके पास? था ना साहब, वो पुणे में प्राइवेट टैक्सी चलाते थे। कौन सी गाड़ी चलाते थे? टाटा इंडिका। एक साल पहले ही उन्होंने यहाँ पुंडलिकवाड़ी में किराए से खोली ली थी। वेले गांव से अप डाउन करना भारी पड़ता था उनको। घर कब आते थे बाबा? कभी शनिवार, कभी रविवार। अपने बाबा का नंबर ये यहाँ पर ले।
बाबा से? बात हुई उनसे? क्या हुआ? हाँ? चुप चुप क्यों है तू? क्या हो तेरे बाबा को? बीमार है क्या? कुछ तो बोल। हाँ? क्या हुआ? चार दिनों में पुणे पुलिस ने एक लावारिस लाश की आइडेंटिटी को ढूंढ निकाला, जो लगभग बिना किसी सुराग के पुणे के पास हाईवे पर पाई गई थी। पर इस बात की कोई खबर नहीं थी कि इस बुजुर्ग प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर की हत्या क्यों हुई होगी और किसने की होगी। कौन है तो कुतरा? किसने मारा तेरे बाबा को? पता नहीं आई, पुलिस ढूंढ रही है। बाबा की टैक्सी भी अभी तक मिली नहीं है उन्हें। बाबा की लाश उन्हें कातरज हाईवे के पास से मिली। कुछ गड़बड़ होते तो बताते मुझे। कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। सर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी। मोरे, जिसने मर्डर किया है रामराव खरडे की गाड़ी उसी के पास है, या फिर उसने भेज दी। एकदम सभ्य आदमी थे खरडे भाऊ, बस अपने काम से काम रखते थे। एक भाड़ा छोड़ा, दूसरा पकड़ा। सवेरे जल्दी जाते थे और रात को देर से वापस आते थे। साहब बिल्कुल देव मानुस था खरडे। कभी भी चौली में किसी को कुछ भी काम की जरूरत पड़ती ना साहब, तो सबसे आगे आता था खरडे भाऊ। कभी किसी से कोई लड़ा झगड़ा नहीं करता, कोई मशमश नहीं किसी से भी। देखो, बहुत बुरी तरह से मारा गया है तुम्हारे खरडे भाऊ को। आखिरी बार कौन मिला था उनसे? हाँ साहब, 24 मई की शाम को मैंने उन्हें देखा था। कुछ बात हुई? कुछ बताया कहाँ जा रहे? बात तो नहीं हुई साहब, लेकिन साहब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में कोई तो था। कौन था उनके साथ? माहित नहीं साहब, पहली बार देखा था। शायद उनका कोई कस्टमर होगा। कुठे चाललायस तू? काम पे। और मुझे कभी बताओगे क्या काम करते हो? मैं तेरे को कभी पूछता हूँ कि एक एक पैसे का हिसाब? हाँ, मैंने क्या आखिरी तारीख में तेरे हाथ में पैसे रख देता हूँ ना। नागेश, काफी नहीं है। मैं जानना ही चाहती हूँ तुम ऐसा क्या काम करते हो पुणे में जो पिछले 8 साल से तुम टाल रहे हो। तेरी वो हमेशा की सीढ़ी चालू मत कर, समझी ना? तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं क्या करूँ? कई बार बोला तुझे, पूना में एस्टेट एजेंसी का काम करता हूँ मैं। ग्राहक है वहां पर, मिलने आना जाना पड़ता है, समझी? पक 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 पक, फालतू नहीं हूँ मैं, समझी ना? नागेश, नागेश, अंधी बहरी नहीं हूँ मैं और गूंगी भी नहीं। एक ना एक दिन तुम्हारा झूठ जरूर पकड़ लूंगी। हे बक, वो वाली बात पे हम कब के मिट्टी डाल चुके हैं। एक बार बोला ना, नहीं होगा तो नहीं होगा। बार बार मुझे सुना के धमकी मत दे, कभी दिमाग सटक गया ना।
साहब रामराव खर्डे के फोन रिकॉर्ड्स में आखिरी के कुछ इनकमिंग पब्लिक टेलीफोन के हैं। और आउटगोइंग? खर्डे ने ज्यादातर कॉल घर पे ही किए थे और एक दो उसके रेगुलर कस्टमर्स के हैं। पब्लिक फोन से कॉल खूनी नहीं किए होंगे जानबूझकर, ताकि उसका सेल ट्रैक डाउन ना हो। पर साहब एक बात खटकती है, ये रामराव खर्डे का सेलफोन क्यों नहीं मिला? खूनी ले गया होगा साथ में। अपने पास रखा होगा या फिर बेचा होगा या फिर तोड़ फोड़ कर फेंक दिया होगा। फिर भी सर एक चांस है कि वो सेलफोन दोबारा यूज किया जाए। एक काम करो, रामराव खर्डे के फोन के डिटेल्स निकालो और फोन ट्रैकिंग पे डाल दो। साहब बाबा ने 1 साल पहले ही वो मोबाइल खरीदा था। मुझे नहीं लगता उसके कागजात यहाँ घर पे होंगे। उनकी पुणे की खोली में भी नहीं थे। कहीं तो होने चाहिए, नहीं? सर यहाँ है। यही है। थैंक यू, इससे बड़ी हेल्प होगी। रामराव खर्डे के सेलफोन डिटेल्स 6 सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए गए, इस उम्मीद के साथ कि अगर उस मोबाइल फोन में कोई नया सिम कार्ड यूज होता है तो उसे तुरंत ट्रैक डाउन किया जा सके और शायद उस मोबाइल फोन का नया मालिक पुलिस को रामराव खर्डे के हत्यारे तक ले जा सके। पीआई बाग सासवड़ पुलिस स्टेशन। सर मैं डाटा प्रोटोन से रश्मि बोल रही हूँ। आपने एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग पर डालने की रिक्वेस्ट की थी। करेक्ट। सर वो सेल फोन हमारे एक सिम कार्ड के साथ 26 मई को एक्टिवेट हुआ है। अच्छा 26 मई। यस सर। और बता सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कहाँ ट्रैक हुआ है, किसके पास है? श्योर सर। ये सोलापुर में सुरेश मापसेकर के पास है। थैंक यू वेरी मच। 26 मई को फोन एक्टिवेट हुआ था सर और हमें रामराव की बॉडी 25 मई को मिली थी। सुरेश मापसेकर, सोलापुर। फोन मत करना, सीधे घसीट लेना। सर शोलापुर का सुरेश मापसेकर नाम सुना है कभी? नहीं सर, मैं किसी सुरेश मापसेकर को नहीं जानता, सच में नहीं जानता। सुरेश मापसेकर? मैं हूँ साहब। तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है? क्यों साहब? नहीं पहचानता साहब। मैं बताता हूँ, ये रामराव खर्डे है, उम्र 56 साल, पुणे में टैक्सी ड्राइवर थे, जिसे तूने 24 मई को मार डाला और लाश कातरज हाईवे के पास फेंक दी। आई शपथ साहब, जब मैं इन्हें जानता नहीं तो मारूंगा क्यों साहब? जानते नहीं, मारा भी नहीं, तो फिर मुझे एक बात बताओ मापसेकर, ये रामराव खर्डे का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आई शपथ साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये मोबाइल पहले किसका था। मैंने तो इसे सेकंड हैंड में खरीदा। किससे खरीदा? एक प्रताप कामले है। कौन प्रताप कामले? मेरे घर के पास ही रहता है, थोड़ी जान पहचान है बस, सब और कुछ नहीं। फाइनल बोलना। ये देख, मैंने 10 में खरीदी किया था, तू ले ले, चल 7 में ले ले। 5 दूंगा। तू भी क्या याद करेगा, चल 5 में दे दिया तेरे को। प्रताप को ये मोबाइल कहां से मिला मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे अच्छे रेट में मिला, मैंने ले लिया। ये प्रताप कामले के यहाँ आने तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे। हेलो
प्रताप कांबळे। प्रताप कामले? हाँ, प्रताप कांबळे। एक नया नाम उभरा है इस केस में, कभी सुना है? नहीं तो सर। ठीक है। प्रताप कांबळे। आओ पुलिस। प्रताप कांबळे, रुक! अबे रुक! रुक! मैंने कितने किया था? मैं बताता हूँ, मैंने साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरा यकीन कुछ नहीं किया साहब। कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया साहब। रामराव खरड़े के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं था। कसम से साहब नहीं था। मैं तो बस वही करता गया जो मेरे को बोला गया था साहब। प्रताप कांबळे, मुझे बता, रामराव खरड़े की सुपारी तुझे किसने दी? बता। साहब नागेश भोसले, वो रामराव खरड़े की हत्या करना चाहता था साहब। कौन नागेश भोसले? साहब वो भी सोलापुर में रहता है, वो काम पुणे में करता है। क्या काम करता है? वो क्या काम करता है? सब वो सब दलाल है। रामराव खरड़े का नागेश से क्या लेना देना था? पता नहीं साहब, वो नागेश मेरा दोस्त है, वो मुझे बोला एक गेम बजाना है, आजा, तो मैं गया साहब। नागेश का नंबर दे। तुम्ही डायल केलेला नंबर सध्या स्विच ऑफ आहे। बता नागेश किधर है? साहब इधर का मुझे मालूम नहीं है साहब, लेकिन उसका सोलापुर का घर मेरे को पता है। सोलापुर? अहो साहब, इस मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो सिर्फ वो मोबाइल सेकंड हैंड में खरीदा था। इस सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे लगा कि वो मोबाइल प्रताप का होगा। ये आगे के लिए दस्तक है, पूरी इंक्वायरी करने के बाद चीजें खरीदना। चल। ये तो सर। चल। नागेश भोसले, हाँ ये भी शोलापुर से है। नहीं सर, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और ये ऐसे अजीब अजीब नाम कहाँ से और क्यों आ रही है बाबा के केस में? तेरे बाबा खाली टैक्सी चलाते थे या किसी लफड़ेबाजी में भी थे? लफड़ेबाजी? क्या मतलब साहब? ये नागेश भोसले दलाल है लड़कियों का। ऐसा मैं कब बोलूं साहब? मेरे पिताजी बहुत भले इंसान थे, वो ऐसे किसी काम में शामिल नहीं हो सकते। नहीं साहब। ये नागेश भोसले का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। हो साहब। मैं कब से सोच रहा हूँ कि एक कॉल गर्ल दलाल और इस सीधे साधे टैक्सी ड्राइवर के बीच में क्या कनेक्शन है? साहब चाल में खरड़े के बारे में सब लोग अच्छा ही बोल रहे थे, ना किसी ने कुछ अजीब देखा और ना कुछ अजीब सुना। हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना मोरे कि कुछ अजीब हो ही नहीं रहा था। मंदर, तुम्हारे बाबा नहीं वो ऐसा कुछ करते थे क्या जो मुझे नहीं पता? मला नहीं माहिती। मेरा मतलब था तुम बाबा के बारे में ऐसा कुछ जानते हो क्या जो मैं नहीं जानती? बोला ना आई, नहीं माहित मला, मैं कुछ नहीं जानता। मला खरंच नाही माहिती आहे सर, मेरे पति पूना में ही है, यहाँ नहीं है। पूना में कहा? पता नहीं।
और अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, और ये भी बता दीजिएगा कि वो काम क्या करते हैं। पति है आपके? तो क्या सब पति अपनी पत्नियों को सब कुछ बताते हैं? 8 साल हुए आपकी शादी को। साल गुजरने से दूरियां कम नहीं होती, अक्सर बढ़ जाती है। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेरे पति के बारे में कुछ नहीं पता। नागेश भोसले लड़कियों का धंधा करता है। क्या? रामराव खड़े नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का आपके पति ने मर्डर किया है। आप जानती है रामराव खड़े को? मैं रामराव खड़े को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर। हो सकता है कि आप कुछ नहीं जानती हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आप सब कुछ जानती हो। साहब औरत झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है, साफ नजर आ रहा था उसके चेहरे से। आपने देखा रामराव खड़े का नाम सुनते ही कैसे फेस चेंज हो गया था उसका। एक काम करो, इस औरत का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। साहब ऐसा लगता है नागेश भोसले कोई और नंबर इस्तेमाल कर रहा है। हेलो, रामराव खड़े? हाँ बोलते हैं, आप कौन? मैं सोलापुर से बोल रही हूँ, नागेश भोसले के घर से। हाँ बोलिए। आपसे मिलना था, कुछ अर्जेंट है। क्यों, क्या बात है? मत जाओ ना। धंधे का टाइम है, क्लाइंट लोग के फोन पे फोन आ रहे हैं, नया दिखाओ नया दिखाओ। ये सारे मर्दों को बस एक ही चीज के बारे में इंटरेस्ट रहता है, नहीं? अरे वो लोग ऐसा सोचते हैं, इसी के लिए तो अपना धंधा चलता है। हाँ मेरी जलेबी, चल चलने दे मुझे, लेट हो गया है। मैं भी साथ चलूं? हाँ मैं भी साथ चलूं? तू क्या करेगी आके? एक तो धंधे की लगी पड़ी है और ऊपर से तेरा टेंशन। चल बैठी रहे चुपचाप, फोन पे टच पे रहना। नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम। दिमाग पर जोर दे प्रताप, वरना हम कहीं और जोर लगाएंगे। खरंच हो, नहीं मालूम। वो नागेश पूना और मुंबई दोनों जगह काम करता है, लेकिन अभी इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम साहब। रामराव खड़े की प्राइवेट टैक्सी थी, वो कहाँ है? नागेश ने राजू को बोला था कार ठिकाने लगाने को। राजू? वो पूना का ही है, भवानीपेट में रहता है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब मुझे कुछ मालूम नहीं साहब, नहीं किया साहब। साहब कुछ नहीं किया मैंने साहब। गाड़ी छोड़कर कहाँ भाग गया था? रामराव खरड़े की हत्या में शामिल 2 लोगों को पुणे पुलिस ने पकड़ लिया। रामराव की टैक्सी भी मिल गई और कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। लेकिन रामराव खरड़े की हत्या का कारण, वो राज सिर्फ एक ही आदमी जानता था। वो इस केस का मुख्य अपराधी नागेश भोसले था, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था, और उसे पकड़े बिना ये केस अधूरा ही रहता। साहब ये नागेश भोसले कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। 8-10 लड़कियां तो उसके साथ रहती ही रहती है, मुंबई पूना दोनों शहरों में। कहाँ मिलेगा कहाँ नागेश?
ये पूना में तो पक्का नहीं है साहब अभी। फिर पूना में होता है तो कहाँ होता है? पूना में वो होटल है ना साहब, गुनगुन, उसमें रूम फिक्स रहता है उसका। वो फर्ग्यूसन रोड वाला? हाँ साहब, सप्लाई पे वही से होती है। छोटे बड़े सब व्यापारी आते हैं वहाँ 1-2 रात के लिए। साहब वो नागेश और उसकी लड़कियाँ मस्त नोट छाप रेला है, 1 नंबर। वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। पक्का आपको गलत टिप मिली है। देख भाई मैनेजर, अगर तूने हमें नागेश भोसले नहीं दिया तो एक बात तो पक्की है, ये तेरा होटल कबाड़ खाना बन जाएगा और तुझे हम नागेश भोसले बनाकर किसी अंधी गली में ठोक देंगे। मंजूर है? वो नागेश? वो नागेश क्या? वो यहाँ आने वाला है। कब? मुंबई से पुणे रिटर्न 5 घंटे, उसका अलग चार्ज करूंगी। जानता हूँ। और हाँ, तेरे को मेरा फुल नाइट रेट पता है ना? और अगर उसने कोई भी नाटक किया ना, ये कर वो कर, तो हर आइटम नंबर का अलग से चार्ज करूंगी, समझा ना? तू मुझे समझाएगी क्या? हाँ? पहली बार सौदा कर रहा हूँ क्या तेरा? अपना मुंह बंद रख, समझी? और जहाँ जरूरत है ना, वहीं खोल। साली मुझे समझा रही है। एक्सक्यूज मी, 405। जी सर। नागेश भोसले। आप कौन? अरे साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। कौन प्रताप कामले, कौन राजू टकलिया, कौन रामराव खड़े? सच में? हाँ साहब। पर इन तीनों के नाम तो तुम ऐसे ले रहे हो जैसे ये तुम्हारे लंगोटिया यार है। और हम में से किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि राजू का पूरा नाम राजू टकले है। तो फिर रेडी है तो बोल, या और जिलेबिया खाएगा? नहीं साहब, वो रामराव कर ले आगे। वो मेरी लाइफ की वाट लगा रहा था। कनेक्शन क्या था तुम दोनों के बीच? हा? वो रात मैं आपकी लाइफ नहीं भूलूंगा साहब। अब ठीक तो है? आई हाँ बस 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 यही रहता हूँ मैं। कितना हुआ? नहीं साहब। अरे नहीं क्या,
वैसे भी मुझे टैक्सी की जरूरत पड़ने वाली थी, किराया समझ के रख लो। वैसे भी ये टैक्सी प्राइवेट टैक्सी है सर। तो क्या फर्क पड़ता है, चलो रखो चुपचाप। आप संभालिए। हाँ डोंट वरी। हाथ संभालिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। अरे नहीं नहीं, आपने इधर तक मदद की यार, यही काफी है। आपको एक विनती है साहब, ये पैसे रख लीजिए। अरे मैं मदद करने में विश्वास रखता हूँ, मदद के पैसे नहीं लेता साहब। आप भले आदमी लगते हैं यार। पता नहीं साहब, अपना काम कर लेता हूँ बस सर। मेरे लिए काम करोगे? मुंबई पुणे में डेली अप डाउन करता हूँ, महीने में 4-5 बार हो जाता है। अब फिक्स दूंगा, लेकिन जरूर करूंगा साहब, मेरा काम ही टैक्सी चलाना है। बस आप पहले ठीक हो जाइए। नागेश भोसले। रामराव करड़े साहब। एक रात ने दो अजनबियों को इंसानियत और मदद की डोर से बांध दिया। रामराव ने घायल नागेश को सही सलामत घर पहुंचाया और नागेश ने उसे रेगुलर काम दिया, जिसके रामराव को अच्छे पैसे मिलते थे। फर्स्ट क्लास दोस्ती की स्टोरी में ये खून खराबा क्यों हुआ नागेश? फर्स्ट क्लास तो रामराव की लाइफ हो गई थी साहब। मैं उसे हर दूसरे दिन मुंबई पुणे का अप डाउन भाड़ा दे रहा था, माला माल हो रहा था साहब। तो हुआ क्या? उसे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे के बारे में पता चला और वो तुम्हें ब्लैकमेल करने लगा, राइट? नहीं, वो मेरी लाइफ की वाट लगा रहा था। वो कैसे? एक मिनट। हेलो, कुठे आहेस तू? मुंबई में हूँ, काम पर। थोड़ी देर में करूँ? 2 हफ्ते से मुंह नहीं दिखाया। जब भी फोन करती हूँ फोन स्विच ऑफ आता है। ऐसा क्या काम कर रहे हो मुंबई में? लौट के बताता हूँ, आज रात की ट्रेन है। नहीं, मुझे अभी बताओ, ऐसा क्या काम कर रहे हो मुंबई में, वो भी पूरे 2 हफ्ते से? अरे मैं काम के बीच में हूँ। किस काम के बीच में हो? बोला ना, आके बताता हूँ। अच्छा, मतलब तब तक कोई और झूठ सोच लोगे, है ना? रामराव, पुणे। हाँ साहब। मैं भी पुणे चलूंगी। चलो। कौन सा वाला अच्छा है? सोलापुर जाना पड़ेगा मुझे। तो पुणे कब लौटोगे? आज रात? नहीं, आज रात तो उसके साथ रहोगे ना, लेकिन कल सुबह जरूर आ जाना, ओके? कल सुबह नहीं, परसों। परसों क्यों? मैं यहाँ पर अकेली बोर हो जाऊंगी। और मैं वहाँ तड़पूंगा अकेला, उसका क्या? सोनू, बीवी के साथ में रहूंगा ना, तो मेरे माइंड में तो ही रहती है, समझी? सच्ची? जल्दी आना, ओके? ठीक है। रामराव, सोलापुर। जहाँ बोलेंगे वहाँ साहब। चल आइए। ओके रामराव, चला। आ गए तुम? कुछ और दिन बाद आते ताकि बच्चे भी पूछते, आई ये आदमी कौन है? फिर तेरी सीढ़ी शुरू हो गई। हाँ, पानी तो पूछ लिया होता। तुम्हारी पत्नी मीना को तुम्हारी मुंबई की दोस्त सुनीता के बारे में पता चला? जी, पता चला। नागेश, कौन है ये सुनीता? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है सुनीता? मैं किसी सुनीता विनीता को नहीं जानता। तुम सुनीता विनीता को नहीं जानते? नागेश, तुम झूठ बोलना नहीं जानते। पकड़े गए हो तुम, यही रुको तुम।
और ये नागेश, हाँ किसका फोटो है ये? क्या कर रहे थे तुम लोग? फोटो खेल रहे थे? नागेश, उस लड़की ने 27 कॉल किए तुम्हारे फोन पर, शायद डर के कि कहीं ये बैग उस गाड़ी से मेरे हाथ में ना लग जाए। लेकिन देखो, ये बैग तो मेरे हाथ में लग गया नागेश। तुम्हारी रखेल का बैग मेरे हाथ में लग गया। बैग तुम्हारे पास कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है? देखो मीना, बैठ के बात करते हैं। अब बात सिर्फ हमारे वकील करेंगे नागेश, और ये डिवोर्स तुम्हें इतना भारी पड़ेगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। बड़े बाप की इकलौती औलाद है मेरी पत्नी मीना, और उसे पता चल गया था कि मेरा अफेयर चल रहा है। मतलब मेरी तो बैंड बजने वाली थी, काफ़ी ज़्यादा थी उसकी प्रॉपर्टी, ये वो सब हाथ से चला जाता सब। मीनू, चाहिए तो तुम थप्पड़ मार, लातों से मार, हाथों से मार, कुछ भी कर, लेकिन मीनू ये नो डिवोर्स। मैं जानता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन एक बार माफ कर दे। डिवोर्स नहीं, अगर अपने बच्चों की खातिर का, अपना मिला जुला खून, अपने प्यार की निशानी मीनू, उनकी कसम तुझे एक बार माफ कर दे। और देख, मैं तुझे इतना प्यार करूंगा कि तू खुद अपने मुंह से बोलेगी कि बस एक बार माफ कर दे मीनू। मीना के पैरों पे गिड़गिड़ाकर मैंने अपनी शादी टूटने से बचाए थे सब, लेकिन ये खतरा हमेशा रहता था कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। वो छोटी छोटी बात पर, पुरानी बात को खो रहती थी। मतलब मान लो कि एक तरीके से मेरा ब्लैकमेल चल रहा था। रामराव खरड़े को इस सब के बारे में मालूम था? बिल्कुल मालूम था साहब, उसी की वजह से तो मुझे अपनी बीवी के सामने रेंगना पड़ा था। चुगलीखोर कहीं का। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि रामराव खरड़े ने तुम्हारी पत्नी मीना को तुम्हारे अफेयर के बारे में बताया? और कोई हो ही नहीं सकता साहब, वही होगा। नागेश भोसले ने यह अनुमान लगा लिया था कि रामराव खरड़े ने मीना के सामने उसके अफेयर का भांडा फोड़ दिया था, लेकिन यह सच से कोसों दूर था। मीना जी, आपके पति के अफेयर के बारे में आपको रामराव खरड़े ने बताया? बिल्कुल नहीं, वो तो सुनीता को ही नागेश की पत्नी मानते थे। वो मुझे जानते तक नहीं थे। वो बस एक बार सुनीता का बैग लौटाने घर आए थे। ओके रामराव, चला। जी नमस्कार। नमस्ते। मैं नागेश जी का ड्राइवर रामराव खरड़े। वो उनकी मिसेस गाड़ी में बैग भूल गई मैडम। आप नागेश जी की मिसेस को जानते? हाँ, यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें पूना छोड़ा था। अब ठीक है, मैं ये बैग उन्हें दे दूंगी। ठीक है, नमस्ते। हेलो, रामराव खरड़े? हाँ बोलते हो, अपन कौन? मैं सोलापुर से बोल रही हूँ, नागेश भोसले के घर से। हाँ बोलिए। आपसे मिलना था, कुछ अर्जेंट है। क्यों, क्या बात है? बस यूं ही, लेकिन आप ये बात नागेश को मत बताइएगा।
मैंने रामराव को फोन किया था। इस सुनीता के बारे में जानकारी निकालने के लिए। ये सब आप मुझे क्यों पूछ रही है मैम साहब? बस यूं ही जानना था। देखिए मैम साहब, नागेश जी ने एक बार मुझे उनकी पत्नी सुनीता जी से मुलाकात करवाई थी। वो मुंबई में रहती हैं और मैं नागेश जी को हर तीसरे दिन पुणे से मुंबई ले जाता हूँ। अच्छा, तो नागेश जी की पत्नी सुनीता जी मुंबई में रहती है। एक बात बताइए खड़े भाऊ, ये नागेश जी पुणे में करते क्या है और मुंबई में सुनीता जी को ही मिलने जाते हैं या कोई और काम भी है वहाँ पर उनका? पता नहीं मैम साहब, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ साहब की। लेकिन आप बताती क्यों नहीं है कि आप उनकी कौन लगती है और ये सब मुझे क्यों पूछ रही है? मैं उनकी एक रिश्तेदार हूँ और ये सब नागेश को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या मैम साहब? यही कि आप बैग लौटाने आए थे और मैं आपसे मिली, सुनीता के बारे में पूछा, बस यही सब, ठीक है? और तुमने तुम्हारे सारे गुस्से का निशाना उस गरीब रामराव खर्डे को बनाया जिसे कुछ मालूम ही नहीं था। सब कुछ मालूम था उसको। आग लगा दी थी उसने मेरे लाइफ में। नमस्कार साहब। रामराव, आज रात को सातारा। कितने बजे आऊँ आपके घर पिकअप करने साहब? अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है अपने पास। 1 घंटे में निकलने अपने को। एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ तेरे इधर, साथ में निकलते हैं। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। ओके चल। फुल काम कर देना सालों का। मैं नागेश बाबू पूछ सकता हूँ क्यों? मत पूछ, बस इतना समझ ले, काम करना और खिसक लेना, समझा? ठीक है। मैं तुम दोनों को हाईवे से पिकअप करूँगा, कातरज के रास्ते से। हम वहाँ रेडी रहेंगे। क्या बात है साहब, आज कुछ मूड नहीं लग रहा आपका? अरे नहीं, रामराव जरा आगे लेफ्ट में रोक देना, मेरे 2 बंदे आ रहे हैं। जी साहब। रामराव, थोड़ा गाड़ी रोकते हैं आगे, वो सुसु के लिए। हाँ सर। तुम्हारे लाइफ की वाट तुमने और सिर्फ तुमने लगाई है नागेश भोसले, और उन दोनों की भी। रामराव खर्डे का तुम्हारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। उसने सिर्फ एक बार तुम्हारी जान बचाई थी और उसे यही इनाम मिला। चल। सभी खूनी पकड़े गए। आपके पति भले आदमी थे, उन पे कोई दाग नहीं है। फिर क्यों मारा मेरे बाबा को? नागेश भोसले का शक, उसका डर और उसके गीट ने तुम्हारे बाबा की बलि ली मंदार। पर अब नागेश भोसले उसकी कीमत चुकाएगा।
आई 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 रामराव खरडे को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस महिला से नागेश मुंबई में मिलता था वो उसकी पत्नी नहीं है। एक अच्छे और सच्चे ड्राइवर की तरह वो अपनी मेम साहब का बैग नागेश को लौटाने गया, उसी बड़े दिल के साथ जैसे उसने नागेश की पहली बार मदद की थी जब नागेश एक्सीडेंट के बाद घायल हुआ था। नागेश भोसले ने इस भले आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे डर था कि उसकी सारी पोल खुल जाएगी, उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। अपने अंदर के डर और गिल्ट का गला घोटने की बजाय नागेश ने बेकसूर रामराव का गला काट दिया। नागेश भोसले, प्रताप कामले और राजू पर आईपीसी की धारा 302 फॉर मर्डर और धारा 201 कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के तहत मुकदमे चले। राजू इस वक्त 3 साल की सजा काट रहा है और नागेश और प्रताप को उम्र कैद हुई है। एक दर्जी का लेबल और धोबी का बनाया निशान एक लावारिस लाश को पहचानने में महत्वपूर्ण साबित हुए। और फिर पीड़ित का मोबाइल फोन जो सेकेंड हैंड बेचा गया था वो इस इन्वेस्टिगेशन में स्टार साबित हुआ। और फिर जल्दी ही पुलिस ने सभी गुनहगारों को पकड़ लिया। ये केस एक क्लासिक उदाहरण है इस कहावत का कि क्राइम नेवर पेज। जुर्म हमेशा सुराग छोड़ ही जाता है, इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दे ही देता है। जुर्म कभी छुप नहीं सकता। किसी की जान लेने से आज तक किसी की जिंदगी बनी नहीं है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।